सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बीमार फेफड़े, ये धुआं, ये अंधेरा, ये दम घोटू माहौल। सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये जो पॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन ढूंढने में राजनीति क्यों हो रही है। इस प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। इस प्रदूषण से काबू पाने में हालात हर बार इस तरह के क्यों बन जाते हैं। कहां परेशानी है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। और ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर बात जाती है, तो आखिर कमी कहां पर रह गई है। क्यों हर बार हमें इस गैस चैम्बर से दो चार होना पड़ता है। मतलब हर वर्ष हम इतने लाचार, बेबस क्यों हो जाते हैं। क्यों हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों हमें अपने बच्चों को घर में कैद करना पड़ता है। क्यों छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये हालात जानलेवा हैं, डराने वाले हैं। चार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि आखिर ये परिस्थिति क्यों है। वंदना पोपली प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, मनोज राठी आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का स्वागत है। वंदना पोपली, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं। पहला सवाल, जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों सरकार नहीं, सरकारें क्यों कामयाब नहीं हो पा रही। वरुण, आपका आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। देखिए, मुझे लगता है जिम्मेवार हम सभी हैं। ये जो मुद्दा है पर्यावरण का, ये किसी एक सरकार से, किसी एक व्यक्ति से या किसी अधिकारी से कनेक्टेड नहीं है, ये सभी से कनेक्टेड है, तो सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन इस दिशा में कार्य कितने किए मेरी सरकार ने, मैं उस विषय में जरूर बात कर सकती हूँ। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो बहुत सारे कारण निकल कर आ जाते हैं। उसमें मुख्य कारण पराली भी गिना दिया जाता है, कूड़ा जलाना हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, इसके अलावा पुराने व्हीकल हैं। ये सब जो बहुत सारे कारण हमारे को दिखाई देते हैं। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि दिवाली में जो पटाखे चल रहे हैं उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। हालांकि अभी दिवाली नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति दिल्ली में है और कनेक्टेड एरिया में हमें दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं वो करने की आवश्यकता है। जहां तक अगर मैं बात करूं, अभी आपने गैस चैम्बर एक शब्द का इस्तेमाल किया। ये गैस चैम्बर जो शब्द है, ये जो कोर्ट के जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, अरुण कुमार मिश्रा ने इसको दिल्ली का नाम दिया था, इसका गैस चैम्बर, कि दिल्ली अब रहने के लिए लायक नहीं रह गई है। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी जो पॉल्यूशन है वो जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, उसके लिए कदम जो है लॉन्ग टर्म उठाने की आवश्यकता है। एकदम से उसका जो है असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरी सरकार ने तमाम तरह के कौन से प्रयास हैं जो किए गए हैं। अगर यहाँ पर पराली की बात करें तो हमें मालूम है कि पराली का जो पराली ज्यादा ना जले, उसके लिए हमने 2018 में तकरीबन 6775 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, जिसमें से तकरीबन 80,000 फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण किसानों को दिए गए हैं। अगर किसान जो है धान की फसल नहीं उगाकर दूसरी फसलें उगाते हैं तो उसके लिए 7,000 रुपये उनको अनुदान की राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से वो किसी गांव में पराली नहीं जलाई जाती है तो उनको भी अनुदान दिया जाता है। तकरीबन 80% किसानों को जो है अनुदान दिया गया है। 666 करोड़ की उनको अभी तक लगभग जो है वो सब्सिडी दी जा चुकी है। तो ये जो सारे स्टेप है पराली को लेकर है वो मेरी सरकार के द्वारा किए गए हैं। ऑक्सीवन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेरी सरकार के द्वारा आया। जो जेनसेट है उनकी लिमिट को कम करना, या जो कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसमें चारों तरफ, अगर इतने प्रयास हैं तो फिर ये हालात क्यों हैं, जरा संक्षेप में ये बताइए मुझे। मुझे लगता है कि हमारे को पहले उसी क्वेश्चन पे दोबारा से जाना पड़ेगा जब आपने कहा था कि जिम्मेवार कौन। जिम्मेवार हम सभी हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि सरकार खाली कुछ कर सकती है, जनता खाली कुछ कर सकती है, या अधिकारी सिर्फ कुछ कर सकते हैं। इसमें सबकी आवश्यकता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है ना वरुण, कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप उठा रहे हैं और उसी समय बाकी स्टेट के जो लोग हैं वो ठीकरा फोड़ने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हरियाणा में रहते हैं वो दिल्ली तो उनसे संभल नहीं रही, लेकिन सीधा आकर हरियाणा पर आरोप लगाने लग जाते हैं। मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब में इस समय पराली कितनी चल रही है और हरियाणा में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है नासा की जो पिक्चर आई थी वो भी हमने देखी थी कि किस प्रकार से ज्यादा जो रेड डॉट्स हैं वो पंजाब में थे, हरियाणा में गिने चुने थे। अगर मैं 2 डेट्स का जिक्र करूं, 30 अक्टूबर को पंजाब में 680 जगह पराली जलाई गई, हरियाणा में
47 केसेस थे। 31 अक्टूबर को 892 जगह पराली जलाई गई और हरियाणा में 36 केस थे। तो ये अपने एरिया में नहीं दिखाकर यहाँ पर सेल्फी करवा रहे हैं। अभी देखिए इनके नेता पराली कहीं पर जल रही है तो उसको रोकने के बजाय वहां पे सेल्फी खींच के डाल रहे हैं। तो राजनीति ना होकर सभी को इस दिशा में आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने साइकिलिंग करके एक संदेश दिया, कारपूलिंग का संदेश दिया, वंदना, मैं आता हूं आपके अवेयरनेस पास, प्रोग्राम जरूरी मैं फिर आता हूं जी। आपने विस्तार से अपनी बात रखी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं गंभीर प्रश्न के साथ ही बात कर रहा हूं। ये जिम्मेदारी और प्रदूषण जैसे विषय पर ये राजनीति, दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। समाधान है वरुण जी, आपको, बहन पोपली जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को और भाई मनोज राठी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शेर और शायरी में तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखता, पर आपने बड़ा मौजू शेर आज कहा है जिसका मैं भी 3 दिन से भुगतभोगी कि सीने में जख्म क्यों है, आंखों में जलन क्यों है और हर आदमी परेशान क्यों है। मैं रोज सुबह 4 से 6 बजे तक सैर करता हूं लगातार अपने घर के सामने पार्क में। वंदना जी जानती होंगी अच्छी तरह। तो 3 दिन से आंखों में भारी जलन और मुंह में भारी जहरीली धुआं आ रहा है। हम खेती करते थे और जब किसी जमाने में ट्रैक्टर और थ्रेसर से फसल कटवाकर अनाज निकालते थे तो उससे जो हवा के अंदर महीन कण उस समय आते थे और लगता था भाई खेत में अनाज निकल रहा है। आज वही स्थिति मुझे सैर के समय लगती है क्योंकि पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है और हरियाणा इस समय टॉप पर चल रहा है। अगर आज का आप देखो तो भारत के टॉप 50 शहरों में 20 टॉप शहर हरियाणा के हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं और अगर कोई भी नहीं मिलता तो किसानों पर ठीकरा फोड़कर, पराली पर ठीकरा फोड़कर भाग जाते हैं। अपनी प्रतीकात्मक बातों की चर्चा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाते। अब पराली जल रही है और सब जानते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में पराली जलती है और हर साल जलती है और पराली से 4 से 15% धुआं प्रदूषण के अंदर आएगा और वो जो प्रेशर है 85% ऑलरेडी हम पर, 85 से 90% प्रदूषण का, उस पर ये जो 4 से 15% आ जाता है तो जिस तरह कूकर आपका जब गर्म हो जाता है, क्या लगती है, तब आप उसको नहीं उतारोगे तो फट जाता है। तो वही स्थिति पर्यावरण की है क्योंकि हमने वो दबाव कम नहीं किया तो वो फटने की स्थिति में आ गया है। अब सवाल यह है कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार ठहरा दे या एक दल को जिम्मेदार, एक राज्य को जिम्मेदार, तो हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। देखिए जिस तरह का हम विकास कर रहे हैं और जिस तरह हम तर्काऊ रवैया अपना रहे हैं उससे ये और भी प्रक्रिया बड़ी प्रदूषण की खराब से खराब होती जा रही है। अब बहन पोपली ने छोटी सी प्रतीकात्मक बात की, मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। तो मुख्यमंत्री जी ने कार पुलिंग का और साइकिलिंग का संदेश दिया। बहन एक दिन आप साइकिल पे 1 किलोमीटर चल लिए और एक दिन कार पुलिंग कर ली, उससे होगा क्या? अगर रोज मंत्री संतरी कार पुलिंग करें, रोज साइकिल पर चलें, सभी लोग, मंत्रियों का ना सभी लोग, तब तो कुछ असर पड़ेगा। पर मुख्यमंत्री का काफिला देखना कभी किस तरह धुआं उड़ाता चलता है, मंत्रियों के काफिले देखना और नेताओं के, हमारी पार्टी के भी, आपकी पार्टी के नेताओं के काफिले देखना, तो ये हमारी कथनी करने में भारी अंतर है। अब जो कारखानों का धुआं है उसको हम कम नहीं करते, जो बड़ी बड़ी कंक्रीट के हमने जंगल खड़े कर दिए उनके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़े कि भाई कंक्रीट के जंगल तो हमने खड़े कर दिए, पर वो जो धुआं उठता है वो जाएगा कहाँ? वो प्रदूषण जाएगा कहाँ? जब नमी होगी तो वहीं का वहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे आएगा तो ऑब्जर्व कहाँ होगा? पार्क नहीं है, पेड़ नहीं है। तो और दिन प्रतिदिन हमारे हरियाणा के अंदर वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। आज हरियाणा में 3.4 या 3.3, अब मैं हो सकता है 1-2% में गलती कर रहा हूं, इतना ही वन क्षेत्र बचा है। कभी 6% हुआ करता था। जो पहाड़ थे
उनकी क्या हालत है, उनको हमने नंगा कर जी दिया। विद्रोह जी कंप्लीट करिए जरा। अवैध खनन कर रहे हैं, तो चारों तरफ से जो दबाव बढ़ रहा है, अब एक ही तरीका है कि भाई किसी तरह हम पर्यावरण को ठीक करें, हरियाली करें, और जो भी जितने भी प्रदूषण के क्षेत्र हैं पराली को छोड़कर, उस पर मैं अगली सेगमेंट में बात करूंगा। कारखानों में ऐसे यंत्र लगे जिससे प्रदूषण ना फैले, धुआं गाड़ियों का कैसे नियंत्रित हो, कंक्रीट के जंगल कैसे ना बन पाए, इन सब बातों को अगर हम गंभीरता से विचारेंगे तभी प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये स्थिति समस्या ये भी है कि 2 महीने ये प्रदूषण रहता है और इसलिए शायद इस पे बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन ये 2 महीने रुला देने वाले हैं त्योहारों के समय में। तो ये 2 महीने जो प्रेशर कुकर बनाती है ना पराली, 10 से 15%, अगर हम और क्षेत्रों के अंदर पराली के साथ साथ और क्षेत्रों के अंदर 5, 7, 8% प्रदूषण कम कर देना, और क्षेत्रों में 3, 4, 5% कम कर दे पराली में, तो ये प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, मैं विजेंद्र रेड्डी आपके पास हूं, उससे पहले एक बार मनोज राठी के पास जा रहा हूं। मैं मनोज राठी भाई, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की जब बात होती है, दिल्ली हरियाणा पंजाब दिल्ली, ए कहता है बी ने कर दिया, बी कहता है सी ने कर दिया, सी कहता है ए और बी नहीं कर रहे, इससे बात बनेगी नहीं ना, रास्ता क्या है ये बताएं। देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार के अंदर बड़ी ताकत होती है और इसका जिम्मेवार 100% सरकारें हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, न जनता है और न किसान जिम्मेवार है। कोई भी किसान जानबूझ के पराली जलाने में इंटरेस्ट नहीं रखता, अगर उसकी पराली बिकेगी तो क्यों जलाएगा वो। सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्यों जिम्मेवार है। सरकार पहले तो कहती है कि सब्सिडी देंगे, लेकिन समय पर कुछ नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं बीजेपी की प्रवक्ता को बताना चाहूं कि मैं खुद किसान हूं और खुद खेती बाड़ी करता हूं, मैं दिखा सकता हूं अपने खेत में जाके कि मैंने भी जीरी बोई हुई है, हम भी परेशान है कि इसका समाधान कैसे करें, अगली फसल कैसे लगाएं। जबकि हरियाणा सरकार ने वायदा किया था कि 2027 तक हम पराली जलाने पर पूर्ण रूप से काबू कर लेंगे, लेकिन मैं तो मानूं कि आज तक इन लोगों ने शुरुआत ही नहीं करी है। 9 साल होगी सरकार बने हुए, 9 साल के अंदर क्या करे बताने का काम करे। 9.5 साल होगी केंद्र सरकार बने, जब आप कोई काम करोगे ही नहीं, कोई शुरुआत करोगे ही नहीं, तो फिर प्रदूषण कम कैसे होगा, समस्या कैसे हल होगी। मैं तो सवाल एक पूछना चाहता हूं, आज फैक्ट्रियों में धुआं काफी निकल रहा है, फैक्ट्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन बोर्ड केवल रुपए लेने के लिए बनाया है, जाते हैं मंथली ले आते हैं। ये तो आम किसी भी उद्योगपति से आप बात कर लो, किसी फैक्ट्री वाले से बात कर लो, बताने का काम करेंगे। मैं तो इनको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज जो शहरों में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, उनमें 24 घंटे आग जलती रहती है। मैं इसके उदाहरण आपको दिखा सकता हूं। हिसार के अंदर जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसके अंदर 24 घंटे धुआं निकलता रहता है। उन पर क्यों नहीं कंट्रोल करते समय रहते हुए? काफी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो वो समस्या कंट्रोल हो सकती है। जबकि बीजेपी के प्रवक्ता दूसरी स्टेटों को जिम्मेवारी समझाने का काम करते हैं, पंजाब के बारे में कहते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि पंजाब में 1 साल के अंदर 50% काबू कर लिया है पॉल्यूशन के ऊपर, पराली जलाने के ऊपर काफी मशीनें उन लोगों ने दी है, और हम वायदा करते हैं कि 1-2 साल के अंदर 100% पंजाब को पराली जलाने मुक्त कर देंगे। लेकिन बीजेपी वाले क्या वायदा करेंगे, ये इनसे पूछना चाहते हैं हम लोग। इन लोगों ने पहले वायदा किया था कि 2027 तक हम मुक्त कर देंगे, 9 साल से जमे बैठे हैं, सेंटर में भी इनकी सरकार है, इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है। क्यों नहीं किसानों को मशीनें देते, क्यों नहीं किसानों की पराली खरीदने का काम करते? और बार बार एक मिनट दीजिए, भावांतर, 1 मिनट मैं बात पूरी कर देता हूं। एक बार बात बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने पैसे देते हैं किसानों को कि दूसरी फसल बो। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूं, ये लोग पैसे नहीं देते। मैंने खुद जीरी छोड़ के 10 एकड़ में बाजरा बोया 3 साल पहले, 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद में दोबारा बाजरा बोया, 1 रुपया नहीं मिला। मेरे जैसे लाखों किसान ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार का धोखा होता है, उनको पैसे नहीं मिलते, इसलिए मजबूरी में वो वापस जीरी बोने का काम करते हैं। मेरे गांव में जिन लोगों ने फसल छोड़ के दूसरी फसल बोई, उनको मुआवजा नहीं मिला, तो अब की बार वो फिर किसान जीरी बोने पे मजबूर हो गए। और ऐसे हजारों उदाहरण, लाखों उदाहरण हैं। आज किसान बहुत परेशान है, किसान कर्जवान है। सारी दुनिया को पता है 2014 के बाद में कितना कर्जा उन पे हो गया। 2014 के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 23.44 लाख करोड़ रुपए किसान पे कर्जा हो गया। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है।
एमएसपी पे यूट्रल ले जाना। जब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, किसान हर बार गरीब होता जान लग रहा है, कर्जवान होता जान लग रहा है, तो क्या करेगा? मरता कुछ ना कुछ तो करेगा। किसान को अगली फसल लगानी है, अगली फसल लगाने के लिए किसान मनोज भाई आगे आपकी बात विस्तार से छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं बहन जी से कि आपको किसान पराली जलाते हो तो सैटेलाइट से दिख जाते हैं, चालान आप सैटेलाइट से कटवा देते हो, एफआईआर आप सैटेलाइट से करवा देते हो, तो क्या किसानों की बर्बाद हुई फसल आपको सैटेलाइट से नहीं दिखाई देती? ठीक है मनोज भाई, आ गई बात, विस्तार से आ गई, ठीक है, पूरा टाइम ले लिया आपने। कैसे किसानों की फसल बर्बाद होगी और कपास की फसल में सुंडी आ गई, क्या आपको सैटेलाइट से मनोज भाई हो गया ना? किसानों का बहुत बड़ा, अरे और भी मेहमान है मेरे साथ, रुकिए, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, भाई आप ये आपने सुना कि ये जो अभी मनोज राठी बता रहे थे कि पंजाब में 50% कम हो गया एक साल के अंदर ही, आने वाले टाइम में मुक्त कर देंगे। वंदना पोपली बता रही है, सैटेलाइट इमेज बताती है कि कौन से राज्य में कितनी जल रही है। यही सब चलेगा तो हम रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे? जब तक ग्राउंड पर नहीं होने वाला है। कहना चाहूंगा कि समय बदलता है, जैसे जैसे सजाएगा हमारी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी होती है, हमारी फैक्ट्रीज में बढ़ोतरी होती है, हर चीज का हम जो ना डेवलपमेंट करते हैं, हर चीज को हम बढ़ाने में अपनी शाबाशी जाहिर करते हैं कि हमारे इतने उद्योग लग गए, इतनी नई गाड़ियां बिक गई हैं, इतनी सेल हुई है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। तो ये जिस प्रकार से एवरी सेक्टर में इंक्रीजिंग हो रहा है, एवरी सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है, उसके कंपैरिजन में जो हमारे को प्रबंध करने चाहिए पॉल्यूशन के, वो प्रबंध कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, उतने नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम अनेकों वर्षों से इसके ऊपर डिबेट करते आ रहे हैं वरुण भाई, और हर वर्ष यही होता है कि इस एक महीने में अक्टूबर टू दिसंबर जो है इसी प्रकार का पॉल्यूशन आता है, और हर सरकार कहती है कि हमने इतने प्रबंध किए, इतने प्रयास किए, लेकिन पॉल्यूशन नहीं घट रहा। देखिए, जहां तक AQI की बात है, या ये माना गया है कि भाई 50 पॉइंट तक का ये अच्छा होता है, 100 तक चल जाता है, लेकिन 100 से ऊपर का जितना भी ऊपर जाएगा ये ह्यूमन बॉडी के लिए, न केवल बच्चों के लिए, न केवल बुजुर्गों के लिए, बल्कि एवरी पर्सन के लिए, न केवल मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि हम वायुमंडल से श्वास लेते हैं, और ये जितने भी पोल्यूटेंट मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। हर एवरी जो लिविंग है उसको, हर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वास्तव में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और इतनी गंभीर समस्या के ऊपर सरकार इतनी गंभीरता से कार्य नहीं कर पा रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। वरुण जी देखिए, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने PCB का गठन किया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन 2014 में हुआ, और इसके तहत 2017 में NCP मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके लिए सरकार ने बजट का भी अच्छा प्रबंध करने का काम किया। 2021-22 का 406 करोड़ का प्रबंध हुआ, 22-23 में 600 करोड़ रुपए देने का काम किया गया, और 23-24 के लिए भी 750 करोड़ रुपए देने का काम किया गया। अब देखिए, विचारणीय बात यह है कि बजट बढ़ रहा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बजट बढ़ाने के साथ साथ पॉल्यूशन जो घटना चाहिए था वो भी बढ़ता ही जा रहा है। आज 500 AQI तक पहुंच चुका है, जबकि स्वस्थ पुरुष के लिए 100 से ज्यादा हानिकारक हो जाता है। कितनी गंभीर समस्या है। तो ये हमारा बजट बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, और जो साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रत्येक वर्ष कोई भी कार्य नहीं किया गया, जबकि टारगेट दिया गया था इनको 30% 2024 तक हम पॉल्यूटेंट को कम करने का काम करेंगे, और ये 30% कम होने की बजाय पिछली साल हमने डिबेट की थी लगभग 400-450 के आसपास जो ना AQI था, इस बार जो है ना 500 तक पहुंच गया है। चिंता का विषय ये है कि इसके ऊपर एक्शन प्लान शुरू हो चुकी है, कार्य शुरू हो चुका है। आफ्टर दैट इसकी जो AQI बढ़ता ही क्यों जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता ही क्यों जा रहा है, इसके रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? एक 5 सेकंड लेता हूँ। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसे ठोस स्टेप उठाने चाहिए कि इसके ऊपर सुधार हो। जिस प्रकार से पराली की बात आती है कि भाई 10 से 15% या 5 से 15% ये इंक्लूड हो जाता है इस मौसम में आने के बाद। अगर सरकार डोनेशन भी देती है, सब्सिडी भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्यों उसको ले नहीं पा रहे हैं, इनको मिल नहीं रहा है, या उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है किसानों ने। इस कारण को खोजना चाहिए
ये कम है, ज्यादा है या मिलने नहीं है, तो इस कारण को खोज करके कम से कम इस 15% को तो कम किया जा सकता है। सरकार को ऐसी पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए कि किसान को एक एक दिन का चुन करके इसका सदुपयोग करे, इसका उपयोग करे, ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी नहीं हो कि वो कोई माने या ना माने, हमने तो पॉलिसी लगा दी, केवल दिखावे के लिए ना हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लागू होने वाली पॉलिसी लेकर के। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे जवाब देने का टाइम दीजिएगा। सबसे पहले विजेंद्र रेड्डी ने कहा कि ऐसी पॉलिसी आए जो एक्चुअली दिखावे के लिए नहीं हो, जमीन पे कुछ दिखाई दे। तो मुझे लगता है मैंने शुरुआत में ही आंकड़े दिए तो आपको समझ आ गया होगा कि पंजाब और हरियाणा जहाँ पे इक्वल नंबर की पराली जलती थी, आज हमारे पास जो पराली के केसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम है। वो इसी वजह से है ना, क्योंकि हमने उनको मशीन्स भी दी हैं। हमने, आप ये देखिए कि पराली की खरीद पर प्रति टन 2500 रुपए हम देते हैं, जिसमें कार्ड बनाने से लेकर परिवहन का खर्चा भी शामिल है। तो ये सब जो एक्शन है वो हमारी सरकार द्वारा लिए गए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस समय जहां सबकी सहायता होनी चाहिए थी, वहां पर किस प्रकार से जवाब आते हैं। आप ये देखिए कि पहले पराली का धुआं पंजाब हरियाणा से लगता था और आजकल जो है दिल्ली वालों को पराली का धुआं यूपी और हरियाणा से लगने लग गया है, पंजाब से लगना बंद हो गया है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सरकार के अंदर बहुत ताकत होती है। जी बिल्कुल बड़ी ताकत होती है। केजरीवाल जी कहते थे मैं केमिकल लाया हूँ, पराली जो है उसको डालने से खत्म हो जाएगी। कहाँ है भाई केमिकल, भेज दीजिए ना। और आपने ये भी कहा था 23.9 करोड़ लगाकर स्मोक टावर बनाए थे, वो कहाँ पर है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मतलब आप दिल्ली में जितनी भी अगर कहीं पे पोल्यूशन है तो उसकी जिम्मेवारी आप हरियाणा पे डाल रहे हैं और यूपी पे डाल रहे हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रवक्ता उसको उसकी भरते हैं और सेल्फी क्रिएट करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ना, आप मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन जो केंद्र सरकार ने दी थी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आप ये देखिए, एक पहली ऐसी सरकार जो यमुना की झाग को केमिकल डालकर बिठाने की कोशिश कर रही है, जिसका नुकसान छठ पूजा में, ये पिछले साल की बात है, छठ पूजा में जो लोग उस पानी में उतरते हैं उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा वो हम सभी ने देखा था। ये किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि हम दबा दें, हरियाणा पे डाल दें। पहले पंजाब होता था, अब इनको दिखाई देता है, यूपी दिखाई देता है, हरियाणा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है ये कोशिश कर रही है इसको डालने के लिए। एक प्रकाश विद्रोही जी ने बात की, उन्होंने कहा मैंने इतनी सारी चीजें बताई, उसका जवाब इन्होंने बाकी सब चीजें जो है उन पर नहीं ध्यान दिया। अगर इन्होंने ध्यान दिया तो एक बात पर ध्यान दिया कि कार पूलिंग की बात की और साइकिल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि संदेश देने की बात करी थी। संदेश देने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से पौधागिरी करके अगर मुख्यमंत्री जी पौधा लगाते हैं तो उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब शुरू हो जाते हैं कि हमारे को पौधे लगाने हैं। तो ये भी एक तरीका होता है संदेश देने के लिए कि जितने लोग हैं वो शुरू हो जाएं। अवेयरनेस प्रोग्राम के किस चीज को बोलते हैं, लेकिन आप उन सब कार्यों की बात नहीं करेंगे जो मेरी सरकार ने किया। आप एक पॉइंट ढूंढते हैं कि कहीं एक पॉइंट मिले और उस पर हम क्वेश्चन मार्क करें। तो मैं तो फिर से कहना चाहूंगी, वरुण, यहाँ पर बैठे जो सभी लोग हैं, ये जिम्मेवारी सभी की है। ये ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाई और पोल्यूशन खत्म हो गया। इसमें सबका सहयोग चाहिए। बजाय राजनीति करने के क्यों ना हम सब इकट्ठे आए और इस समस्या को दूर करने के लिए अवेयरनेस भी करें। चैनल पे इतना अच्छा हमारे को मौका मिला था, हम बात कर सकते थे, लेकिन फिर वहीं पे राजनीति घुस गई। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य यही है इस देश का कि यहाँ पे जो पक्षी पार्टी हैं समस्या यही है कि मैं एक हफ्ते में दूसरी बार इस विषय पे डिबेट कर रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या करें, विषय ऐसा है, लेकिन बातें वैसी निकलकर सामने आती है। विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हो, कहिए, फिर मेरे को सवाल भी पूछना है। अपनी बात समाप्त की तो आपने बीच में रोका था, तो मैंने कहा था मैं उस सेगमेंट पे दूसरी बार जब मेरा नंबर आएगा तब आऊंगा। मैं भागा नहीं हूँ, शायद इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और ना मैंने कोई राजनीति की। देखिए, अब मैं कटु सत्य बताता हूँ। आप 3 से 5 साल के आंकड़े उठाकर देखिए पर्यावरण के, कि भाई 3 से 5 साल, ज्यादा तो जाने की जरूरत नहीं, 3 के ले लीजिए कि पर्यावरण कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लगातार 3 साल के हर साल पर्यावरण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सभी उठाए गए कदम अप्रभावी हैं। बहन ने कहा कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहन कर रहे होंगे कागजों के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि मेरे द्वारा किसानों को इंसेंटिव देने से धान का रकबा कम होगा, या हो गया है। पर आप आंकड़े देख लीजिए 2022 के धान के और 2023 के धान के, तो आपके सामने आ जाएगा कि रकबा बढ़ गया है।
आप कहते हैं आपके ही कार्यक्रम में, आप नहीं थी, दूसरे साथी थे, कि हमने 1 लाख किसानों को इंसेंटिव दिया, तो 1 लाख एकड़ कम जमीन होनी चाहिए थी, मिनिमम 1 एकड़ जमीन तो है ही, 1 लाख किसानों की औसतन लगा लो, पर जमीन तो धान का रकबा तो बढ़ रहा है, इसका मतलब है सरकार के इंसेंटिव फेल हो गए। आप कह रहे हैं हम पराली को प्रबंधन का काम करते हैं, आप जमीन पर जाकर देखिए, कोई प्रबंधन नहीं है। कहाँ है आपके बिजली के कारखाने, कहाँ है गत्ते के कारखाने, कहाँ है भट्ठों इनमें प्रयोग होने के लिए, कहीं नहीं हो रहा, केवल अभी योजनाएं बनी है। हो सकता है आगे चलकर इनका काम शुरू हो जाए, पर अभी केवल योजनाएं हैं और योजना का लाभ कुछ नहीं है। और हमें विचारना चाहिए कि फिर हम हरियाणा के 20 शहर सबसे ज्यादा क्यों है, हम आप भी पंजाब पर ठीकरा फोड़ रही हैं, आपने क्या अपना हरियाणा का देखा? आपकी दिल्ली में बसें नहीं जा पा रही, क्या हमारे पास B6 की बसें हैं? नहीं है। क्या हमारे यहाँ जनरेटर नहीं चल रहे? चल रहे हैं, आपके कानून बनाने के बाद भी चल रहे हैं। क्या फैक्ट्रियों के अंदर धुआं नहीं निकल रहा? निकल रहा है। क्या प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों पर हम कोई नहीं होती है? बस हमारा ठीक है, हमारा भिवाड़ी के, मैं एक बात इनको, हमारे मैं आपको डेटा दे देती हूँ, धान के रकबे का आपको डेटा दे देती हूँ मैं। 2019 में 39 लाख एकड़, 2020 में 38 लाख एकड़, 34 लाख एकड़, ये धान का रकबा घट रहा है। ये धान का रकबा एक मिनट, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं, एक मिनट रुकिए। विद्रोही जी आप किस आधार पे कह रहे हैं धान का रकबा बढ़ा है? वो कह रहे हैं हमारे पास डेटा है। देखिए, खुद सरकारी आंकड़ा बताता है, इनका डाटा की हमेशा झूठ बोलते हैं कि भाग जाते हैं। मैं केवल के साथ एक मिनट विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट वंदना रुकिए, विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वरुण जी, मैं खुलेआम से वो चुनौती देता हूँ, अगर हरियाणा के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में धान का रकबा नहीं बढ़ा, अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता नहीं था कि भाई ये बात यहाँ उठ जाएगी, मैं डाटा लेकर भी आ जाता। सरकार ने जारी किया था और आपके पास पुराना, अरे बहन आपके पास पुराने होते, मैं ताजा बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन पहले का बता रहा हूँ, सरकार द्वारा जारी जो अखबारों में छपा है। 65,000 से अधिक किसानों ने दूसरी फसलें बोई हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मसला बहुत गंभीर है। चलिए ठीक है, रुकिए, अब दोनों रुकिए। वंदना जी आपने काउंटर कर दिया, रुक जाइए वंदना जी, रुक जाइए, काउंटर हो गया। अच्छा, मुझे एक बार आगे जाना है, विद्रोही कंप्लीट करिएगा 30 सेकंड में। 1 सेकंड बाद आपकी बात सुनूंगा। ये तो 62,000 कह रही, मैंने कहा 1 लाख भी मान लिया, मैं 3 से 38,000 फालतू ही मान रहा हूँ। ये डाटा सरकारी अधिकारियों ने 2-3 दिन पहले दिया, जो सब अखबारों में छपा है। अब अगर आप मुझे कैसी, तो मैं प्रमाण भी साथ लेकर आ जाता। मैं आप लोगों की तरह ऐसा नहीं बोलता। वरुण जी, हाँ, एक मिनट हरियाणा में, मैं इसकी डेट दूं, आपको फोन पे भेजो, ये रकबा नहीं बढ़ा, पे भेजो, ये इसकी डेट दूं, आप खुद ठीक है, चले ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, वंदना रुकिए, रुक जाइए, ठीक है, अच्छा ठीक है, रुकिए, दोनों रुक जाइए। मैं किसान हूँ और आप जानती है 40 सालों से किसान। ठीक है विद्रोही जी, खेती के विषय में क्या कह रही है? समय की थोड़ी गरिमा रखिए ना, समय मेरे पास कम है, आप दोनों आपस में उलझ गए तो समय खत्म हो रहा है। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, वंदना प्लीज रुकिए, वंदना आप भी रुकिए, विद्रोही जी आप भी रुकिए प्लीज, वंदना प्लीज, वंदना रुक जाइए, वंदना जी रुकिए, वंदना जी प्लीज रुकिए, अच्छा रुकिए प्लीज, अच्छा वंदना रुक जाइए, वेद प्रकाश जी और वंदना जी दोनों रुक जाइए भाई, बाकी मेहमानों को समझ आ रहा है ना, मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। बीच के अंदर बोलना
और टांग अड़ाना और व्यक्तिगत टिप्पणी। अच्छा नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। रुक जाइए। मनोज राठी की बारी है। मनोज राठी जल्दी से बताइए भाई, वो आपके प्रयास के ऊपर सवाल पूछ रही है, वो आपका बायोडिकम्पोजर कहाँ गया, वो केमिकल? क्या मतलब होगा बीच में बोलने का? एक बात बार कहना चाहता हूँ, खुद के घर शीशे के हो, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते, पहले खुद काम करके दिखाओ, पता चलेगा कि ठीक काम करने निकल रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर कृषि का सारे मत बोलिए, सारे मत बोलिए। मनोज राठी बोल रहे हैं, मत उलझिए आपस में प्लीज। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज मत उलझिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। मनोज राठी बोल रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। वंदना प्लीज रुकिए। वंदना 1 मिनट रुक जाइए। वंदना रुकिए। अच्छा वंदना रुकिए प्लीज। वंदना प्लीज रुकिए। वंदना प्लीज रुक जाइए। वंदना पोपली प्लीज रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए। रोकिए। मनोज राठी बोल रहे हैं, प्रणाली को चलाना, लेकिन सारा धुआं प्रणाली के चलाने से नहीं आता। बहुत ज्यादा प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलने लग रहा है। इनका जो बोर्ड है वो भ्रष्ट है, सारी दुनिया के सामने पता इस बात का। मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का जो पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा हो चुका है, आज बच्चे परेशान है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस पोल्यूशन से परेशान है। जो बुजुर्ग है वो परेशान है, जिसको दमे की बीमारी है, जो बीमार है वो परेशान है। मैं तो कहूंगा कि 400 के ऊपर टप चुका, कई शहरों में तो 500 तक पहुंच चुका है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सेम टू सेम कुछ न कुछ ऊपर गया है। तो इसका मतलब जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ने कोई अच्छा प्रयास नहीं किए। सिर्फ 1 महीने जब प्रदूषण होता है तो बीजेपी वाले डिबेट करने आ जाते हैं। मैंने बताया कि भाई बच्चे परेशान हैं, तो देख ही रहे। ठीक है, रुके। बार एक बात कहना चाहूंगा, ये झूठ बोलने के मारे हैं। ठीक है कुछ नहीं है। मनोज भाई प्लीज रुकिए। मैं तो कहूंगा कि ये घोटाला करने में आए। ठीक है मनोज भाई, नहीं विषय इधर उधर जाता है ना। जब प्रदूषण तो प्रदूषण की बात होगी। 1 मिनट विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी मुझे वो बात बड़ी गहरी लगी कि क्या अभी किसान स्वीकारने की स्थिति में नहीं है? गत्ते बन जाएंगे, बायोडिकम्पोजर हो जाएगा, पराली से पैसे कमा लिए जाएंगे। अभी क्या हमारा किसान उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है? समय लगेगा और जागरूक करना होगा। नहीं कुछ नहीं, किसान तो आज ही स्वीकार कर सकता है जी, लेकिन किसान स्वीकार कर लेगा, आज ही स्वीकार कर लेगा। किसी भी किसान की, यार मान के चलो कि 90% किसान की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस पराली से निर्माण कार्य शुरू कर दे, उसका गत्ता बनाए या कुछ और बनाए। किसान की कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, उद्योगपतियों को आगे लाना होगा। वो इस तरह के प्रोडक्ट पराली के द्वारा तैयार करने की फैक्ट्रियां शुरू करने का काम करे, जहां किसान अपना एक दिन का चुन करके फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का काम करेगा और 100% करेगा यदि उसको बेनिफिट होगा। या आप ये कहते हैं सरकार कहती है, देखियो कि भाई हम जो है ना सब्सिडी देते हैं, हम 2500 रुपए पर टन देते हैं पराली के। पर टन आप 2500 दे रहे हैं, आपने अच्छी शुरुआत की है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन यदि किसान को प्रति टन 5000 का खर्च आ रहा होगा तो वो क्यों 2500 लेकर के आपसे तो 2500 अपनी जेब से क्यों खर्च करेगा? इतना उसका जुगाड़ नहीं होता है किसान का कि वो इस प्रकार से खर्च करके। इसलिए दूसरा क्वेश्चन वही दोबारा मैं फिर दोहराऊंगा, बड़ा गंभीर क्वेश्चन ये है कि प्रति वर्ष बजट बढ़ रहा है लेकिन पॉल्यूशन भी प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन है। आप बजट बढ़ा रहे हो, आप प्रयत्न कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, आप रुक जाइए, समय नहीं है हमारे पास। प्लीज क्या है, समय नहीं है, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, योजनाएं सही लागू। खैर अगली चर्चा में इस बात को आगे बढ़ा लेंगे, समय नहीं है। मैं माफी चाहता हूं विजेंद्र जी, आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न मूल वही है कि समाधान बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रोकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।